जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के सिविल सर्विस एग्जाम में जो 1995 से लेकर के 2025 तक जितने भी जो है प्रीलिम्स में PYQ पूछे गए हैं उनको जो है हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि मैं आपको बता दूँ कि आज लेक्चर नंबर 9 है, यानी कि आज 9वां लेक्चर है, ठीक है। और इससे पहले मैं 8 लेक्चर दे चुका हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। और आज ये 9 है और मैं आपको बता दूँ 10 टोटल जाएंगे, यानी कि कल लास्ट होगा जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का होगा। और आज 9वां लेक्चर है, इंडियन पॉलिटी है। और चलिए जो है इंडियन पॉलिटी के जितने भी PYQ हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के उनको डिस्कस करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे मैंने स्वयं से जो है 700 लेक्चर, यानी कि 700 से अधिक लेक्चर, उसके बाद जो है 300 घंटे से अधिक मैंने जो है कंटेंट दे रखा है। तो आप उनको ज़रूर जो है एक्सेस कर लें, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हर टॉपिक से आपको मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी मैंने पूरा पढ़ा के रखा है। इवन इंडियन पॉलिटी की हमारी एक बुक भी है, तो जिसको भी वो बुक चाहिए हो, ठीक है, वो हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। शर्त बस इतनी सी है कि आपको जो है एक पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उस पेड़ के साथ अपनी सेल्फी लेनी है और मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको अपनी बुक दे दूँगा। बहुत ही बिंदास बुक मैंने बनाई है, ठीक है। उसमें सारे PYQ बहुत सी उसके फीचर हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीलिम्स, मैं आपको बता दूं कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2026 को लेकर के ये आज 9वां वीडियो है, ठीक है, 9th वीडियो है। और 8 बन चुके हैं ऑलरेडी। आप इस प्रकार से देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है प्रीलिम्स 2026 से। हमारे चैनल पे जो है मैंने ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जो ना पढ़ाया हो। साइंस, टेक्नोलॉजी, UPSC की गाइडेंस, पाइथन, HTML, ब्लॉकचेन, फाइनेंशियल एजुकेशन और जो है एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऐसे इंडियन पॉलिटी का तो पूरा कोर्स है। एंशिएंट मेडिवल कल्चर का पूरा कोर्स है। इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट सारे पढ़ा रखे हैं। इंडियन थिंकर, CSAT, ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो है ये खासकर जो एक बड़ा ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जो ये अभी प्रीलिम्स के 2026 को लेकर के बनाया है। इसमें मैंने जो है आपको एंशिएंट मेडिवल कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जो है एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी के PYQ मैंने 30 सालों के करा के रखे हैं। आज है इंडियन पॉलिटी। तो चलिए इंडियन पॉलिटी के PYQ जो है हम खोल लेते हैं और इंडियन पॉलिटी के PYQ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो आप हम पर लाइव जो है पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं लाइव आता हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं इंडियन पॉलिटी में रिलेटेड उनको जो मैं डिस्कस कर सकूँ। तो चलिए जो है इंडियन पॉलिटी के PYQ, ये देखिए हमारे पास मेंस के भी हैं लेकिन हम प्रीलिम्स के PYQ को डिस्कस करेंगे, आपको विदित होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के जो है PYQ ओपन कर लेते हैं। हम मेंस का जो है जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मेंस की डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्रीलिम्स का टारगेट है तो प्रीलिम्स के जो है PYQ हमारे सामने आ चुके हैं और चलिए जो है हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं प्रीलिम्स इंडियन पॉलिटी मैंने बहुत ही डीप में, मैं बता दूं बहुत डीप में मैंने पढ़ा के रखी है, एकदम गहराई से जा कर के, ठीक है। तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कम से कम 70 से 78 वीडियो है, लेकिन उतने आपको नहीं देखने हैं। 24 लेक्चर जो मैंने अभी हाल ही के लिए हैं उनको आप देख लीजिए, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी मैंने बहुत डीपली पढ़ा के रखी है तो आप उसको जो है ज़रूर देख लें। चलिए जो है इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इंडियन जो पॉलिटी है इसको मैंने कुछ पार्ट में ब्रेक किया है। पार्ट में ब्रेक करने का मतलब, सबसे पहले देखिए मैंने उन PYQ को ब्रेक डाउन किया है जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, मतलब विश्व के संविधानों से पूछे गए हैं। जैसे आपके UPSC के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका मतलब है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना अदर कॉन्स्टिट्यूशन से करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक लेक्चर मतलब मैंने 7-8 लेक्चर लिए हैं जिनमें मैंने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाया है, जैसे अमेरिका का, UK का, फ्रांस का, चाइना का, रूस का और स्विट्ज़रलैंड का। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने स्वयं से जो है आपको पढ़ाए हैं। 6-7 लेक्चर मिलेंगे और आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि वहाँ से UPSC ने, अभी आपने ट्रेंड देखा होगा कि UPSC कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जैसे अमेरिका को लेकर के जो है इसी वर्ष 2 क्वेश्चन पूछ दिए, UK से भी पूछ चुका है, फ्रांस से भी पूछ चुका है, तो इन फ्यूचर जो है कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल में इंडियन पॉलिटी पढ़ा के रखी है। तो चलिए क्वेश्चन पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या पूछा गया है। देखिए 99, देखिए सबसे पहले हम किस प्रकार के टॉपिक को देख रहे हैं, जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से UPSC ने क्या पूछा है। तो 95 में UPSC ने एक बार पूछा था कि ब्रिटिश और इंडिया का जो है तुलना कीजिए जुडिशियल रिव्यू में, मतलब इंडिया में जुडिशियल रिव्यू और जो है ब्रिटिश में, ब्रिटेन का जो जुडिशियल रिव्यू है उनके बीच तुलना करवाई थी, कंपैरिजन करवाया था।
आपको पता है कि इंडिया में जो है जुडिशियल रिव्यू होता है, लेकिन वहाँ पे जो है जो यूके में जो है या ब्रिटेन में जो मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई मजबूत जुडिशियल रिव्यू नहीं है। वहाँ पे क्या है कि एक कानून बन जाएगा और जुडिशियल रिव्यू मारा फिरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तुलना करवाई गई थी। 96 में क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश से लेकर के। बांग्लादेश में 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। बांग्लादेश में एक सिस्टम दोस्तों ये होता है कि वहाँ पे जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले एक इंतरिम गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तब तक वो कार्यकाल को संभालती है। जैसे अभी इस समय जो है बांग्लादेश में जो वो कौन है मतलब जो भी बैठा हुआ है, तो वहाँ पे एक तरीका होता है, ठीक है। बांग्लादेश में 2 पार्टी सिस्टम है। उसके बाद 97 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 97 में इटली का पूछा था। दरअसल इटली में एक व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पे कुछ सीटें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरी जाती हैं और कुछ जो है FPTP सिस्टम से भरी जाती हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और ये रेशियो जो है समय के साथ साथ चेंज होता आया है, ठीक है। तो इटली में जो है ये व्यवस्था एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ से यूपीएससी ने 97 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इटली के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर 97 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस कंट्री में जो है ज़रूरी नहीं होता है। मतलब 2 पार्टी सिस्टम जो है अगर हम बात करें तो मतलब जो है जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम इवाल्व हो चुका हो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे देश जो है काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मल्टीकल्चरलिज्म जो है बना रहे, इसलिए जो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होता है, देश छोटा होता है या फिर ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम ही ज़्यादातर चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 97 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जर्मनी में पास किया गया होगा। मैं आपको बता दूं 97 में क्वेश्चन जर्मनी से पूछा गया था। दरअसल जर्मनी और इंडिया में थोड़ा सा फ़र्क है। इंडिया में अगर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो सरकार तुरंत गिर जाती है, ठीक है। लेकिन जर्मनी में एक अलग सिस्टम है। वहाँ पे क्या है कि सरकार मतलब एकदम ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिससे जो है एकदम समस्या बिगड़ जाए, इसलिए उस समस्या से बचने के लिए जर्मनी में एक अलग सिस्टम है। वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास हो जाने से तुरंत के तुरंत सरकार नहीं गिरती है। ये जर्मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ का अलग सिस्टम है। फिर जो है 97 का मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रधानमंत्री है मोनाको का, मोनाको दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक देश है, ठीक है। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ी है और आपने इस देश के बारे में नहीं आपको पता है तो एक बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। आप हमें बताइए उन कंट्री का बॉर्डर क्या नाम है, ठीक है। तो मोनाको के बारे में, मोनाको का जो PM होता था वो पहले मैं आपको बता दूं कि जो है प्रेसिडेंट जो फ्रांस के होते थे वो जो है मतलब जो है नाम देते थे, फिर उसके बाद जो है कोई PM उसी में से बनता था। यानी कि फ्रांस कहीं ना कहीं मोनाको के PM को चूज़ करने में मतलब जो है मदद करता था। लेकिन अभी समस्या जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब मोनाको का PM वगैरह जो है वो अपना हिसाब से देखते हैं। उसके बाद 2003 में क्वेश्चन पूछा है अमेरिका, UK, कनाडा, आयरलैंड, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन ये पूछा था कि USA, UK, कनाडा, आयरलैंड से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ जो है हमने कॉपी की है अमेरिका से, UK से, कनाडा से, आयरलैंड से। फिर उसके बाद जो है 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट रूलिंग जो है गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में कौन रही है, मतलब जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा रूल किया हो पूरी दुनिया में। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूबा जो है, क्यूबा जिसको आप जानते होगी भली भांति, ठीक है। वहाँ की कैपिटल जो है उसका हवाना नाम है, हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। दरअसल क्यूबा की जो है एक अलग इतिहास है। और क्यूबा आपको पता है कि 1962 में यानी कि 1962 के युद्ध में जब जो है USSR ने अपनी मिसाइलें जो है क्यूबा में तैनात कर दी थी और फिर जो है वो ऐसी सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। उस समय जॉर्ज W बुश वगैरह जो है मतलब इतना अमेरिका डर गया था, ठीक है। अमेरिका के बिल्कुल सर पे क्यूबा है और वहाँ पे जो है मिसाइलें जो है एटम बम से युक्त जो है वहाँ पे तैनात कर दी गई थी USSR के द्वारा। फिर जो है हालांकि मामला एस्केलेट हो गया और फाइनली जो है अमेरिका ने टर्की में जो है मिसाइलें लगा दी USSR के लिए, ठीक है। और USSR ने क्यूबा में लगा दी थी। उसके बाद जो है काफ़ी बातचीत हुई और फिर जाकर के USSR मान गया और दोनों लोगों ने अपनी अपनी मिसाइलें वापस कर लीं। अमेरिका ने टर्की से मंगा ली और जो USSR है उसने जो है क्यूबा से मंगा ली। क्यूबा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यूबा जो है एक ऐसा कंट्री है जो सोशलिस्ट विचारधारा को मानता है। वहाँ पे जो है एक व्यक्ति आपने बहुत सुना होगा जिसको आप जो है अक्सर सुना होगा कि जो है ये कोमेडो मतलब जो है कॉमरेड्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो कॉमरेड्स जो व्यक्ति होते हैं
ठीक है। ये क्यूबा की दरअसल बात है। क्यूबा में जो है एक फिदाइल कास्ट्रो करके एक व्यक्ति हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो उससे पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है एक व्यक्ति हुआ था, वो 1954 तरफ से जो है 2004 तक रहा था, कि सबसे बड़ा व्यक्ति मतलब जो है रूलिंग आज तक जो है पूरे इतिहास में किया है, ठीक है। तो क्यूबा की दोस्तों अगर हम बात करें तो कोई ऐसा बात नहीं है कि वो अगर सोशलिस्ट कंट्री है तो बेकार कंट्री है, नहीं। क्यूबा की HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो हमसे भी अच्छा है क्यूबा, समझ रहे हो। तो क्यूबा मतलब बेहतरीन है, मतलब उसको आप बुरा मत मानिए। क्यूबा के बारे में जितनी भी आप तारीफ़ करेंगे वो जो है कम है। बस US जो है अमेरिका थोड़ा सा जो है उस पर मतलब जो है थोड़ा सा उफान में रहता है। और एक हवाना सिंड्रोम जो क्यूबा का है वो ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। और क्यूबा जो है अक्सर USSR के जो है उसमें रहता है, और सोशलिस्ट विचारधाराएँ हैं, और जो अमेरिका है वो पसंद नहीं करता है क्यूबा में, ठीक है। तो अक्सर जो है क्यूबा में कुछ ना कुछ बवाल कटा ही रहता है। फिर अगर 2005 में क्वेश्चन की बात करें तो 2005 में क्वेश्चन पूछा था कि सीट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट की सीट है वो साउथ अफ्रीका में कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, ठीक है। कैप टाउन है, एक जो है जोहानिसबर्ग है, एक जो है और भी कैपिटल है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, और तीनों जो है एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशियल वाली है, और एक जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है, तो कैप टाउन में है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर जो है 2005 में क्वेश्चन पूछा है कि, ये मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ना क्या होता है। मोस्टली जो लोग हैं वो PYQ का डिस्कशन नहीं करते हैं, बिना पढ़े ही जो है जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये देखो ना, इतिहास गवा रहा है वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो US का है, ठीक है, US का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये पूछा गया था कि जो है जो जॉर्ज W बुश है ना, वो जो है प्रेसिडेंट स्वयं रहे, और उनके पिता भी जो है प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको जॉर्ज W बुश के बारे में जो है पता होनी चाहिए। हालांकि अभी जो एप्स्टीन फाइल थी उसमें भी जो है जॉर्ज W बुश का जो है नाम आया था। 2007 की बात करें तो 2007 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉबी जिंदल जो है अमेरिका में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सेकेंड टाइम जो है उस समय जीत गए थे 2007 में, बॉबी जिंदल, ठीक है। तो अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो 2025 या 26 की शायद बात करें तो अमेरिका में जो है फिर एक व्यक्ति को जीता है, ठीक है। और वो काफ़ी जो है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। तो हो सकता है अगली बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रिटेन और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है उसमें कंपैरिजन करवा लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ये तो चलो एक ट्रेलर है, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का कंपैरिजन से रिलेटेड थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेंस में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन जो है विश्व के इतिहासों के बारे में आपको, विश्व के संविधानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। खासकर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे US हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, USSR हो गया, और UK हो गया, और जो है आपका स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। जैसे हमारे देश में आज पार्लियामेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जब अगर हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना होती, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती, तो यहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत जो है नहीं पड़ती, मतलब पड़ती भी, लेकिन जो है वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठने वाला नहीं होता, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसलिए हम डायरेक्ट अपना वोट जो है वो किसी कैंडिडेट को जो है चुनते हैं, फिर कैंडिडेट जाकर के हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में लड़ता जाकर के, तब जाकर के बिल जो है पास होता है। स्विट्जरलैंड जैसी जो कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहाँ पे व्यक्ति जो है बिल को लेकर के डायरेक्ट वोटिंग वगैरह जो है चलती है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे देश में जो है संभव नहीं है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो कारण यह है कि हमारे देश जो है एक बड़ा देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारे देश में कुछ माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी के जो है एक अधिकार भी हैं, और उनके माइनॉरिटी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए हम अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधित्व जो मतलब प्रणाली होती है उसको जो हम अपनाते हैं, और ये चीज़ है। अगले अब हम बात करें तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान जो है वो समय के साथ साथ इवाल्व हुआ है। तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से जो है एक्ट बहुत मुख्य रूप से आज तक पूछे गए हैं, और इससे आपको ये समझ आएगा कि कौन से एक्ट लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, किस लेवल तक पढ़ने चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है रट्टा मारते रहते हैं, वो तो कभी पूछा ही नहीं जाता है। जैसे 99 में जो है पूछा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1861, 1892, 1909, 1919, ठीक है। ये आपको पता होगा लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होगी। सन 2000 में पूछा गया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सन 2002 में पूछा गया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट और फेडरल से रिलेटेड था। 2002 में पूछा गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 2002 में पूछा गया है 1861 का पोर्टफोलियो सिस्टम।
2002 में पूछा गया है चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786। 2002 में पूछा गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे हुआ था। तो कुछ डायरेक्ट मतलब कुछ नॉमिनेट होकर आए थे प्रिंसली स्टेट से, कुछ जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। फिर जो है 2003 में पूछा गया है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। 2004 में पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कैसे होता था। भैया हाय हेलो जो है वो हो जाएगा, लेकिन आप सवाल पूछ लीजिए, कुछ ज्ञान की बातें कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाय हेलो जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मैं कोई कायदे की चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। फिर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 2005 में पूछा गया है चेयरमैन जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे। 2005 में पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भाई हाँ, हम जो है जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपके हम डाउट ले लेंगे जो आपके क्वेश्चन दिमाग में होगा। ठीक है, अभी दरअसल मेरा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, और लेक्चर में अगर आप ज्ञान से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो मैं आपके जवाब अभी दे दूंगा। बाकी अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो उसको जो है जब लेक्चर खत्म हो जाए तब जो है पूछ लीजिएगा लाइव में। लेकिन ध्यान रहे कि लाइव रहे ना, अदरवाइज जो है मैं जा सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया चार्टर एक्ट 1853 से। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कैसे हुआ। देखो बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। ठीक है, तो आपको ये समझ आई कि PYQ की वैल्यू क्या होती है। PYQ से आपको समझ आ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2014 में क्वेश्चन पूछा, उसका मतलब क्या होता है। 2015 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। 2016 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। 2017 में पूछा है डायरकी क्या होती है। 2017 में पूछा है डायरकी क्या होती है। 2023 में भी यही पूछा था। 2018 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 2019 में पूछा है चार्टर एक्ट 1813 से। 2021 में पूछा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। 2022 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिजर्व और ट्रांसफ़र लिस्ट से 2022 में पूछा है। फिर उसके बाद जो है 2022-23 में पूछा है प्लीज़ टेल मी योर फंडामेंटल राइट्स वंस। फंडामेंटल राइट्स मैं बताऊं, ये जो है आपका क्वेश्चन कैसे हुआ। ये तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब क्या ही क्या चीज़, मतलब फंडामेंटल राइट मेरा क्या मतलब। फंडामेंटल राइट तो जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाते हैं। अब उसमें जो है क्या मतलब स्पेसिफिक कुछ बताइए। 2023 में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन डे से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे को रिलेटेड अभी मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे। उन लागू हुए आर्टिकल को जो है आप पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल उसी दिन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 2023 में क्वेश्चन पूछा है। 2023 में रेगुलेटिंग एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से और चार्टर एक्ट से 1793 का, फिर चार्टर एक्ट 1833 का। तो ये दोस्तों टोटल PYQ थे जो UPSC ने सिविल सर्विस एग्जाम में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है वहाँ से पूछे थे। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल से क्या पूछा है। तो प्रीएम्बल से अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल से आपको पता होना चाहिए 1997 में पूछा था 26 नवंबर 1949 की अहमियत। ठीक है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 2017 में प्रीएम्बल से पूछा था। 2017 में प्रीएम्बल से पूछा था। ठीक है, वो पूछा था डेमोक्रेसी जो है उसकी सुपीरियर वर्चू क्या है। 2017 में पूछा था इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो प्रीएम्बल में क्या है कि नहीं है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी प्रीएम्बल में नहीं है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। 2020 में पूछा था प्रीएम्बल क्या जो है पार्ट है कि नहीं है। 2020 में पूछा है प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये पूछा गया 2020 में। 2023 में पूछा गया था कि चीफ जो पर्पज़ है, यानी कि मुख्य जो पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि शेड्यूल और पार्ट से रिलेटेड क्या पूछा गया है, यानी कि जो भाग हैं और जो अनुसूची हैं उनसे क्या पूछा गया है। कौन सी अनुसूची इंपॉर्टेंट होती है, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे 2001 में पूछा गया है फर्स्ट शेड्यूल, 1998 में पूछा गया है 10th शेड्यूल, 2001 में पूछे गई है 4th शेड्यूल, 2003 में पूछी गई है 9th शेड्यूल, 2003 में पूछी गई है फर्स्ट शेड्यूल, 2004 में पूछी गई है 4th शेड्यूल, 2006 में पूछी गई है 7th शेड्यूल, 2008 में पूछी गई है 5th शेड्यूल, 2014 में पूछी गई है 10th शेड्यूल, 2015 में पूछी गई है 5th और 6th शेड्यूल, 2018 में पूछी गई है 9th शेड्यूल, 2019 में पूछी गई है 5th शेड्यूल, 2019 में पूछी गई है 9th शेड्यूल, 2022 में पूछी गई है 5th शेड्यूल, 2023 में पूछी गई है शेड्यूल एरिया, 2024 में पूछा गया है सब्जेक्ट,
मतलब सब्जेक्ट जो है किस में आते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन, कारपोरेट टैक्स, ये किसके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट भी पता होने चाहिए। 2024 में पूछा गया है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज आती हैं उनसे उनके बारे में कि वो कब लैंग्वेज ऐड की गई। 10th शेड्यूल जो है ये 2025 में पूछी गई। 2025 में 10th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है। तो ये दोस्तों शेड्यूल और पार्ट आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पार्ट से अगर हम बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, ये लाइव सिर्फ जो इसलिए है कि आप अगर दिमाग में आपके कोई सवाल आए तो आप पूछ सकें, ठीक है इसलिए लाइव है। बाकी ये जो असल वीडियो है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है जब लेक्चर ख़त्म जैसे होगा वैसे जो है अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। ये सिर्फ लाइव होता है। अभी ये लाइव डिलीट कर दी जाएगी, वो आपको गैप फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपको सर्च करने पड़ेंगे और पता करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछे हैं। तो फंडामेंटल राइट से आप देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे 1995 में यूपीएससी ने आर्टिकल 15, 1996 में यूपीएससी ने पूछा था कि नॉर्थर्न टेरिटरी जो है मतलब यूथनेसिया को लेकर के, यूथनेसिया जो है उस समय ऑस्ट्रेलिया वगैरह में शायद लीगलाइज हुई थी यूथनेसिया, ठीक है। तो 1996 में क्वेश्चन पूछा था। फिर 99 में पूछा है कि फॉरेनर जो है क्या नहीं क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम जो है ट्रेड और प्रोफेशन की क्लेम नहीं कर सकते हैं। 99 में पूछा गया था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। आर्टिकल जो है आप 25 तरफ जो है जब आप पढ़ोगे, ठीक है, और 29 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेस पे माइनॉरिटी वगैरह जो है प्रोविज़न किए गए हैं। फिर 99 में पूछा गया है माइनॉरिटी जो है मैप पे दिखाइए कि इंडिया में जो माइनॉरिटी है वो कितनी है, ठीक है, मैप पे दिखाइए कहाँ पे। फिर 2001 में पूछा गया है माइनॉरिटी इंडिया में 1993 की स्टैचुरी के हिसाब से बताइए कौन कौन जो है माइनॉरिटी हैं। फिर 2002 में पूछा गया था आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में जो है क्या आता है, मतलब यहाँ किसका उल्लेख है। 2002 में पूछा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो है कमेंट क्या था आर्टिकल 32 को लेकर के, तो वो हार्ट एंड सोल कहते थे आर्टिकल 32 को। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 16 क्लास 2, आर्टिकल 29 क्लास 2, आर्टिकल 30 क्लास 1, आर्टिकल 31 क्लास 1। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर, नेशनल फ्लैग डिजाइन और नेशनल सॉन्ग से लेकर के। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 24, 45, 330, 368 से। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 से। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी से। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान से, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जो ह्यूमन राइट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कुल ह्यूमन राइट होते हैं, ठीक है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है एडवांटेज क्या है नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस का। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है राइट्स जो है क्लेम होते हैं, ठीक है, सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। 2017 और 2011 में क्वेश्चन राइट टू वोट से पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है 2011 और 2017 वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका राइट टू वोट। 2017 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता। राइट टू वोट आपका 326 में है। फिर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्वलिटी जो है वो किसकी अब्सेंस में होती है सोसाइटी में, इक्वलिटी किसकी अब्सेंस में होती है। 2017 में क्वेश्चन आर्टिकल 23, 24 से पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है लॉ और लिबर्टी के बीच में रिलेशन क्या है। 2018 में पूछा गया है रूल ऑफ लॉ फीचर। फिर 2018 में पूछा गया रूल ऑफ लॉ के फीचर मतलब रूल ऑफ, ये मैंने पढ़ा के रखा है, इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में बताया है कि ये सब क्या मतलब होता है। फंडामेंटल राइट पे तो मैंने यूट्यूब के इतिहास का सबसे बड़ा लेक्चर ले रखा है। फंडामेंटल राइट पे मैंने यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ा लेक्चर ले रखा है। 4.5 घंटे का मेरा लेक्चर है फंडामेंटल राइट पे, तो उसको आप जरूर देख सकते हो, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को लेकर के। 2018 में पूछा गया है आर्टिकल 21 को लेकर के। 2019 में पूछा गया है लिबर्टी की डिफिनीशन क्या होती है। 2019 में पूछा गया है आर्टिकल 21, 25, 19 और 29 को लेकर के। 2020 में पूछा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को लेकर के।
2020 में पूछा गया है आर्टिकल 14 से लेकर के, आर्टिकल 21 को 2021 में पूछा गया, आर्टिकल 14 को 2021 में पूछा गया। 2021 में पूछा गया कि पैरोल रूल जो होते हैं, देखो एक पैरोल होती है, एक फर्ला होती है, ये मैंने पढ़ा के रखा है, आपको बता दूं तो मैंने इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स है उसमें पढ़ाया है। पैरोल और फर्ला जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट। 2021 में पूछा है एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद 2021 में पूछा है लिबर्टी जो है, लिबरल डेमोक्रेसी, इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। 2021 में पूछा है स्टेट की डेफिनेशन बताओ। 2021 में पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। 2021 में पूछा है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। 2022 में पूछा है कि मैंडेमस और को वारंटो का मतलब, ठीक है, ये रिट होती हैं 5 टाइप की आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, उनसे। 2023 में पूछा है कि आर्टिकल 16 क्लास 4 और आर्टिकल 335 के बारे में। आर्टिकल 2023 में पूछा है, 2023 में पूछा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल नहीं 2024 में पूछा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये देखो रिपीट होता है, ठीक है। रिट से रिलेटेड देखो 2 साल पहले पूछा गया था 2022 में, और फिर देखो 2024 में पूछ दिया। फिर राइट टू प्राइवेसी फिर पूछ दिया 2024 में, रिपीटेड क्वेश्चन। 2025 में पूछा है डीपीएसपी से लेकर के, ठीक है, और जिसमें रिच हेरिटेज, ये फंडामेंटल राइट होता है। डीपीएसपी में जो है आपको सुप्रेशन ऑफ जुडिशरी है, और फंडामेंटल राइट आपका है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर 14, मतलब जो एज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर भाषा की बात करें। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि फंडामेंटल राइट से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस आर्टिकल से पूछे जाते हैं, आपको ट्रेंड पूरा समझ आ चुका है। फंडामेंटल राइट पे यूट्यूब के इतिहास का मैंने सबसे बड़ा लेक्चर ले रखा है, 4.5 घंटे का कंटिन्यू लेक्चर है, उसको आप जरूर देख लें। फंडामेंटल राइट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी जरा बात कर लेते हैं। देखो डीपीएसपी है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं जरा बता देता हूँ ईयर वाइज। 2002 में पूछा गया है आर्टिकल 51, 43A, 48A, 41। 2002 में पूछा गया है कि पर्पज क्या होता है डीपीएसपी का, तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 2006 में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं डिफाइन करता है, बैकवर्ड क्लास जो है डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। 2007 में पूछा गया है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या था। 2008 में पूछा गया है आर्टिकल 47 में क्या है, तो ड्रग के बारे में। 2012 में कहा गया है गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। 2013 में जो है इकोनॉमिक जस्टिस प्रेम्बल और डीपीएसपी में है कि नहीं है, ठीक है। गवर्नेंस ऑफ कंट्री जो है 2013 में पूछा गया है। फिर उसके बाद 2014 में आर्टिकल 51 से। 2015 में आपसे पूछा गया है कि ये इन्फोर्सेबल है कि नहीं है। 2015 में पूछा गया डीपीएसपी से आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में। 2017 में पूछा गया है डीपीएसपी की लिमिट क्या होती है। 2017 में पूछा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो वर्कर का जो है मैनेजमेंट में भागीदारी होनी चाहिए। फिर 2020 में पूछा गया है कॉमन एग्रीमेंट जो है गांधीज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या है कॉमन एग्रीमेंट। 2020 में पूछा गया है आर्टिकल 50 को लेकर के। 2020 में पूछा गया है कि इन्फोर्सेबल है कि नहीं है। 2020 में पूछा गया है कि आइडिया जो है वेलफेयर स्टेट का क्या होता है। देखो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है 2021 में, आपको पता है डीपीएस में भी दिया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों आ चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के। अब हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आप लोग जो है उतनी देर से लाइव देख रहे हो, एक बार जो है लाइक कर दिया करो, ठीक है। 0 बटा सन्नाटा वहाँ पे है और मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, लाइक कर दिया करो, ठीक है। बार बार कहना नहीं पड़े, ठीक है। और देखते होगे कि दुनिया जो है, मैं नहीं कहता हूँ अक्सर। तो फंडामेंटल ड्यूटी से जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 1996 में पूछा गया था नेशनल एंथम से, ठीक है। 2012 में पूछा गया था आर्टिकल 51A क्लाज F, क्लाज H, क्लाज J, क्लाज I, क्लाज A। उसके बाद 2015 में आर्टिकल 51A से पूछा गया। 2017 में पूछा गया कि राइट्स जो होते हैं वो को रिलेटिव होते हैं ड्यूटी के साथ। 2017 में पूछा गया राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी की इन्फोर्सिबिलिटी कितनी होती है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पूछा गया है 2023 में फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में, उनकी साइज़ के बारे में। 2023 में पूछा गया है नेशनल फ्लैग कोड 2002 का क्या था। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। अब आ जाइए लिस्ट से रिलेटेड कि लिस्ट से जो है यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जैसे 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि रूरल सैनिटाइजेशन ये किसका सब्जेक्ट है, किसकी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट की सेंट्रल लिस्ट। 2004 में पूछा गया है फॉरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, पब्लिक हेल्थ ये किसकी लिस्ट में आते हैं। फिर 2016 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2006 में पूछे गए हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पे क्या ओनली जो है राज्यसभा डिसाइड करती है। तो ये 2016, 12, 6 तीनों में पूछा गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका ज़रा जानकारी हम यहाँ पे हासिल कर लेते हैं।
तो यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन लेजिस्लेचर पे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम 1995 से डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन लेजिस्लेचर से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे सबसे पहले जो है 1995 की बात करें, एक कन्वेंशन पूछी है कि पीएम जो रिजाइन करता है ना, मेजॉरिटी जब नहीं रहती है, तो वो एक प्रकार की कन्वेंशन है। ये दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो 1995 की बात करें, देखो यूपीएससी की एक फेवरेट थीम रही है कि क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसा पूछता है। 1995 में पूछा है, हाफ स्टेट्स नीडेड रेटिफिकेशन इन अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट में जो है हाफ स्टेट की जो है रेटिफिकेशन चाहिए होती है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है और किन मामले में चाहिए होती है। 1995 में पूछा है, राइट टू वोट जो है वो बाथ हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में जो है किन को होता है। ठीक है, उसके बाद 1995 में पूछा है राज्यसभा की स्ट्रेंथ, लोकसभा की स्ट्रेंथ। 1996 में पूछा है पीएम ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। फिर 1996 में पूछा है कि अगर नंबर ऑफ सीट लोकसभा में 42 हैं, ठीक है, तो एससी सीट कितनी जो है उस स्टेट में होंगी। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ सीट लोकसभा में अगर 42 हैं तो एससी की जो सीट हैं वो स्टेट में कितनी होंगी। अगर उस स्टेट की लोकसभा में सीटें जो है 42 हैं। प्रेसिडेंट जो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 96 में। अब हम 97 में क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी कि 1997 में क्वेश्चन क्या पूछे हैं। देखो, प्रेसिडेंट से पूछा है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में ला करके ये बनता है सदन। 97 में पूछा है फंक्शनैलिटी, ओथ और अफर्मेशन के बारे में। फिर 97 में क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन से पूछा है, सेंसस पे होता है प्रेसिडेंट का। 1997 में पूछा है, 1995 में पूछा है दिनेश गोस्वामी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी। 1997 में पूछा है कि पीएम जो है क्या अपर हाउस से बिलोंग करता है, इंडिया में कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, दरअसल ये यूके में होता है कि वहाँ पे लोअर हाउस से ही होना चाहिए, इंडिया में चाहे जहाँ से हो पीएम बस हो जाओगे। 1999 में क्वेश्चन पूछा है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में किसके द्वारा इनिशिएट होता है। 1999 में पूछा है कि ट्रांस चार्ट क्या है, सन 2000 में पूछा है मनी बिल को लेकर के। सन 2000 में पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट लोकसभा में एसटी ऑफ स्टेट, यानी कि वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है कि एसटी की सीटें कितनी होंगी। ठीक है, सन 2000 में बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमीशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और सीजीआई से पूछा है। सन 2000 में पूछा है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है इससे रिलेटेड सेल्स टैक्स को लेकर क्या रिकमेंड किया था। सन 2000 में आर्टिकल 253 से क्वेश्चन पूछा है। 2001 में पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। सन 2001 में पूछा है आर्टिकल 68, 75, 80, 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सन 2001 में पूछा है मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है। सन 2001 में बात किया गया है आर्टिकल 54, 75, 155, 164। 2001 में पार्लियामेंट्री कमेटी से पूछा है। 2002 में पूछा है कि इलेक्शन जो है लोकसभा का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितना होता है जनरल SC ST OBC के लिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो है पूछ लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन पूछा है, सन 2002 में पूछा है कि पीएम से रिलेटेड जो अर्थक्वेक आया था भुज में 2001 तरफ। ठीक है, उस पे जो है क्वेश्चन पूछा है प्राइम मिनिस्टर से। टर्म लोकसभा का कितना होता है। 2002 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछा है। 2002 में रेलवे के जोन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। 2002 में पूछा है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 2002 में पूछा है प्रेसिडेंट जो है कैन मेक ऑर्डिनेंस, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में। फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ये सब जो है कमेटी किससे कैसे बनती हैं वगैरह। 2003 में पूछा है आर्टिकल 123 से। 2003 में पूछा है ज्वाइंट सिटिंग ईयर एंड बिल से रिलेटेड। फिर जो है 2003 में पूछा है नॉमिनेटेड मेंबर, एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड मेंबर, यूनियन मिनिस्टर कौन वोट कर सकता है। फिर 2003 में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से पूछा है। 2003 में पूछा है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 2003 में पूछा है आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में। आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दोस्तों कारों का चलने का काफिला होता है, कौन सी कार आगे रहेगी कौन सी कार पीछे रहेगी वो मर्यादा जो है आपको मिल जाएगी।
2003 में पूछा है 143 आर्टिकल के बारे में। 2003 में पूछा है आर्टिकल 355 के बारे में। 2004 में पूछा है आर्टिकल 67 क्लास बी के बारे में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 2004 में पूछा है आर्टिकल 257 के बारे में। पर्सन उनकी पोजीशन जो है 2004 में पूछी गई है। 2004 में जो है पूछा गया है कि लोकसभा स्पीकर जो है आज तक कौन नहीं बने। फिर 2004 में पूछा है कि डिपार्टमेंट बताओ, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड का, ऑफिशियल लैंग्वेज का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, उनकी मिनिस्ट्री। 2004 में पूछा है कि अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल के बारे में। 2004 में पूछा है इंडियन पब्लिक फाइनेंस के बारे में, डिस्बर्समेंट कौन करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। 2004 में पूछा है स्पीकर जो है लोकसभा की पावर क्या होती हैं, ठीक है, जैसे एडजर्न, प्रोपोगेशन और प्रेसिडेंट वगैरह में। 2005 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 2005 में क्वेश्चन पूछा है 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 2006 में क्वेश्चन पूछा है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 2007 में पूछा है कैबिनेट मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। 2007 में पूछा है पीएम इंडिया का कौन होता है। 2007 में पूछा है टीएस कृष्णामूर्ति, केसी पंत, एएम खुसरो, आरसी लाहौती, ये जो है आपसे पूछा गया था, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना था। 2007 में पूछा गया कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या होता है। 2007 में पूछा गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया का, उस समय बदला बात की गई है कि कौन रह चुका है, तो लिस्ट पता होनी चाहिए। 2007 में पूछा गया है स्पीकर फर्स्ट लोकसभा का कौन था, तो कौन था। 2007 में पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। 2008 में पूछा गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 2008 में पूछा गया है नंबर ऑफ मिनिस्ट्री कितनी होती हैं। 2008 में पूछा गया है 92, 91, 93, 90 अमेंडमेंट के बारे में। 2009 में पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। 2009 में पूछा गया है मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट करता है। 2009 में पूछा गया है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ नैम, ठीक है। फिर 2009 में पूछा गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पीएम के ऑफिस के अंतर्गत आता है। 2009 में पूछा गया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और सेक्रेटरीट के बीच का संबंध। वोट ऑन अकाउंट एंड इंतरिम बजट के बारे में 2011 में पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है एनुअल यूनियन बजट कौन पास नहीं करता है, ठीक है। अगर पास नहीं होगा तो पीएम की सरकार गिर जाएगी, पीएम गिर जाएगा। 2011 की मैं बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 की बात करें तो ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट जो है क्या है, ठीक है, किस चीज़ की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट जो है रखता है। 2012 में पूछा गया है ज्वाइंट सिटिंग जो है ड्यूरिंग ऑर्डिनेंस बिल के बारे में पूछा गया है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रस्ताव होता है 107 आर्टिकल में। 2012 में पूछा गया है पीएम की मेंबरशिप जो है दोनों हाउसेस में से होती है कि नहीं होती है। 2012 में पूछा गया है मेथड जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल की क्या होती है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। 2012 में पूछा गया है स्पेशल पावर राज्यसभा की क्या है ऑल इंडिया सर्विस में, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है 2012 में पूछा गया है लोकसभा स्पीकर रिजाइन कब करता है। 2012 में पूछा गया है यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है इलेक्शन से रिलेटेड। 2012 में पूछा गया है पर्पज़ क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन का। 2013 में पूछा गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है। 2013 में पूछा गया है पार्लियामेंट की पावर जो है क्या है इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी को। 2013 में पूछा गया है इफ़ मनी बिल जो है अमेंड कर दिया जाए राज्यसभा के द्वारा तो क्या होगा। 2013 में पूछा गया है अमेंडमेंट को लेकर के। 2014 में पूछा गया है फंक्शन कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या होता है। 2014 में पूछा गया है प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो और सुविधा के लिए जो है रूल्स बना सकता है लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड। फिर 2014 और 2004 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ठीक है, कौन मेंशन करता है, कौन इंट्रो करता है। 2014 में पूछा गया है लार्जेस्ट कमेटी पार्लियामेंट की, और 2015 में पूछा गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सिविल सर्विस बोर्ड का। 2015 में पूछा गया है ज्वाइंट सिटिंग पासिंग मेंबर। 2015 में पूछा गया राज्यसभा के बारे में मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट और बजट के रिलेटेड। 2015 और 2011 में पूछा गया है कि विड्रॉल फंड करने की सीएफआई से जो है किसकी अथॉरिटी होती है, तो पार्लियामेंट की होती है। फिर यूनियन बजट का जो है डिपार्टमेंट कौन काम करता है बजट प्रिपेयर में। फिर जो है पब्लिक अकाउंट जो है उसका क्या काम होता है कमेटी का। 2016 में पूछा हुआ है कि बिल अगर पेंडिंग है लोकसभा में और राज्यसभा में उससे रिलेटेड जो नए क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग है तो कहाँ से पास होगा, कब लैप्स हो जाएगा, इससे रिलेटेड आप तैयार कर लेना, मैंने पढ़ाया है। प्रिंसिपल क्या होता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। 2017 में पूछा है प्राइवेट मेंबर के बिल के बारे में, प्राइवेट मेंबर बिल मैंने डिटेल में पढ़ाया है। 2017 में बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कैसे करती है मिनिस्टर को, तो एडजर्नमेंट मोशन होते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। 2017 में पूछा है एडवांटेज क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। 2017 में पूछा है नॉमिनेशन लोकसभा इलेक्शन का कैसे होता है। 2017 में पूछा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है। 2017 में पूछा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है इसके फल परिणाम क्या होते हैं। 2018 और 2003 में पूछा है कि वैल्यू जो है वोट की
एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैसे निर्धारित की जाती है। 2018 में पूछा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और जो है मनी बिल से रिलेटेड। 2018 में पूछा है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन गवर्नमेंट एसोसिएशन रूल्स कमेटी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में। 2018 में पूछा है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। 2000 लीडर ऑफ अपोजिशन मोरारजी भाई देसाई तरफ से शुरू हुआ था। आर्टिकल 356 जो है ये 2018 में पूछा है, जैसे यूके में शैडो कैबिनेट चलती है। 2019 में पूछा है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 2020 में पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। 2020 और 15 में पूछा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। 2020 में पूछा है प्रेसिडेंट समन सेशन मिनिमम नंबर ऑफ डे जो है कितना पार्लियामेंट को मिलना पड़ता है। 2020 में पूछा है एमपी लेड के बारे में। एमपी लेड एक प्रकार की स्कीम है जैसे एमएलए लेड होती है डेवलपमेंट के लिए। 2020 में पूछा है कि राज्यसभा लोकसभा में क्या जो है सिमिलर पावर होती हैं। 2020 में पूछा है फिर जो है 2020 में पूछा है, ये दो चार मूर्ख जो है इसे आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, वो हमें जो है ज्ञान दे रहा है कि सोशल मीडिया जो है चलाने से सिलेक्शन नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या जो है मुजरा कर रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें ये बता दो। हैं क्या मतलब यहाँ पे मैं कोई पढ़ाई से इतर बात कर रहा हूँ क्या? हैं अजीब मूर्ख आदमी हो, बेवकूफ़ कहीं के। जो ब्लॉग बनाते हो वहाँ पे कमेंट करो जाके ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड एक बात नहीं करते। हमारे चैनल पे कभी तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कभी कुछ मिला है? मूर्ख कहीं के, फालतू का ज्ञान देने चले जाते हो। अभी 12th पास किया होगा, जैसे मुजरा कर रहे हो यहाँ पे। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में सिमिलर पावर क्या होती है। 2020 में पूछा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। 2021 में पूछा है कंटेस्टिंग इलेक्शन मल्टीपल टाइम जो है देवीलाल ने जो है कई बार किया। 2000 अरे गधे, पूरे बेवकूफ़ हो पूरे। वो कह रहा है कि मैं जो है शो ऑफ कर रहा हूँ। अबे मैं क्या शो ऑफ करूँगा? हैं मतलब जैसे हम देखो इनके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो है पनौतियों की कमी नहीं है। ठीक है, अपना काम करते रहो। जो उनका चश्मा होता है वही जो है देखते हैं उसी तरीके से। हम जान रहे हैं बेटा तुम कितना पढ़े लिखे हो, सिर्फ डिग्रियां बटोर लेने से जो है पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाती है। ऐसे जने कितने जो है घूम रहे हैं डिग्री बटोरे, ज्ञान तो पैसा का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू। चलो 2022 और 2009 2007 में पूछा है कि 15% यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो जो है सेट कर दिया गई थी लिमिट कि 15% ही होंगे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है, इससे रिलेटेड यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। अमेंडमेंट करके ये किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, याद रखें। 2022 में पूछा गया डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा का, जो कि 2019 से जो है वही नहीं है दोबारा। 2022 में पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर का डिसाइड करने का, तो भैया कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट बात है। 2022 की बात करें तो पासिंग जो है बिल कैसे होता है, प्रेसिडेंट का क्या काम इसमें होता है। 2023 में पूछा गया है इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, ठीक है, वैल्यू जो है ईच एमएलए एमपी की कैसे डिसाइड की जाती है। 2023 में पूछा गया है फाइनेंस बिल और मनी बिल के प्रोसेस के बारे में। 2023 में पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट और जो है 42 44 86 के बारे में। 2023 में पूछा गया है इलेक्शन और प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, और मतलब इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है उसमें जो है डिस्प्यूट वगैरह लड़ाई झगड़ा वगैरह जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मनी बिल के बारे में 109 में जो है पूछा गया है। ठीक है, 2024 में पूछा गया है मनी बिल 109 के बारे में। ठीक है, 2024 में पूछा गया है आर्टिकल 368 के बारे में। 2024 में पूछा गया है लोकसभा स्पीकर के बारे में। 2024 में पूछा गया है एथिक्स कमेटी जो लोकसभा की होती है। ठीक है, ये पहली बार जो एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा था। फिर 2024 में पूछा गया है प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन के बारे में। मतलब जो है आपको पता है कि 17 अवसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। 2024 में पूछा गया है बिल की जो है प्रोसेस क्या होती है पास करने की, कहाँ पे पेंडिंग होता है तो कहाँ पे पास होता है। मतलब ये इस प्रकार की जो है शब्दावली होती है, आप उसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा कि कहाँ पे बिल रह जाए तो कब पास माना जाता है कब नहीं माना जाता है। ये थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, उसको देख लीजिएगा, मैंने अपनी बुक में इसका जिक्र कर रखा है। 2024 की बात करें तो यूनियन बजट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, प्रेजेंट कौन करता है, ग्रांट कौन देता है। पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की 2025 में पूछी गई है। ठीक है, पार्डनिंग पावर क्षमादान शक्ति। और 2025 में पूछा गया है ऑर्डिनेंस के बारे में। फिर 2025 में पूछा गया है लोकसभा स्पीकर के बारे में। ठीक है,
तो ये देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो 2025 में जो 2 क्वेश्चन थे, ऑर्डिनेंस और जो है लोकसभा स्पीकर वाला, ये तो पुराने क्वेश्चन है। फिर जो पार्डनिंग पावर है, ये भी जो है पुराना क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के जो है क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितने यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 95 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली लूजेज हिज डिपॉजिट, इट मीन्स यानी कि जो है कैंडिडेट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है डिपॉजिट अपनी लूज कर देता है, मतलब जो है कैंडिडेट अगर लूज़ कर देता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसका डिपॉजिट का क्या होता है, पैसे का क्या होता है। गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, ठीक है, गवर्नर का टेन्योर 95 में पूछा है। फिर 1995 में पूछा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। 2003 में पूछा है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, उनका इलेक्शन, मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी। 2013 में पूछा है प्रोसीजर क्या होता है गवर्नर का रिमूवल का। 2014 में पूछा है डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है गवर्नर की। 2015 में पूछा है लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज के बारे में, चेयरमैन का नॉमिनेशन के बारे में। 2016 में पूछा है कि चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है। 2018 में पूछा है स्पीकर के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 179 में है, उसके पद खाली हो जाए तो कैसा भरा जाता है। 2018 में पूछा है गवर्नर के बारे में कि उसकी क्रिमिनल प्रोसीजिंग के बारे में, इमोलूमेंट और अलायंस के बारे में। 2019 में पूछा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, उसमें गवर्नर का सेशन के बारे में, और जो है स्टेट लेजिस्लेटिव जो है कौन से मैटर पर जो है रूल नहीं करती है, और लेजिस्लेटिव मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके बारे में। 2019 में पूछा है एआरसी जो है रिपोर्ट के बारे में पूछा है 1966 की। राजमन्नार कमेटी जो 1969 की थी, सरकरिया कमीशन जो 1983 का था, नेशनल कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में अटल बिहारी की सरकार में जो है बनाई गई थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पता होना चाहिए। 2023 में पूछा है कि प्रिजन जो है वो कौन मैनेज करता है, प्रिजन, ठीक है, प्रिजन एक्ट 1894 का पहले था, ठीक है, तो ये राज्यों के अंतर्गत आता है। राज्य के अंतर्गत लैंड आता है, राज्य के अंतर्गत पुलिस आती है, ठीक है, सब राज्य का होता है। 2024 में पूछा गया है शेड्यूल ट्राइब और गवर्नर का रिलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, अभी मैं लाइव हूँ इसलिए अभी व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ठीक है, व्हाट्सएप पे परेशान ना करें, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा परमानेंट, ठीक है। आपको पता है कि मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, तो मैं मैसेज आपके रिप्लाई कैसे दे दूंगा, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। प्लीज़ डोंट मैसेज एनी मोर ऑन व्हाट्सएप। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेड्यूल ट्राइब और गवर्नर के बारे में। फिर 2025 में बात करें तो 7th शेड्यूल और स्टेट की अमेंडमेंट पावर के बारे में, ठीक है, 7th शेड्यूल में और स्टेट की अमेंडमेंट पावर को रिलेटेड जो है अभी जैसे सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस आए, उन्होंने जो है जो पावर है जो आर्टिकल 201 तरफ जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में जो बिल पास को लेकर के उसमें चेंज हुए हैं, ठीक है। जो जजमेंट आया वो आपको रिसेंट का पता होना चाहिए। पहले अप्रैल में आया था डीवाई चंद्रचूड़ के समय में, अभी जो है दोबारा जजमेंट आया है जो कि सूर्यकांत जी का है, तो उसमें जो है टाइम लिमिट हटा दी गई है प्रेसिडेंट के लिए। और 2025 में पूछा गया है 7th शेड्यूल से रिलेटेड और स्टेट की जो है अमेंडमेंट पावर और गवर्नर से रिलेटेड। फिर 2025 में गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब अगर बात करें तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली इंडियन पॉलिटी में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ये हाई और हेलो से जो है क्या होगा, कुछ ज्ञान की बातें कर लो, हैं देख लिया है, अब क्या जो है उसमें हम रिप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 96 में क्वेश्चन पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की क्या होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जो जज वाली जो कैपेसिटी है दोनों अलग अलग होती हैं, समझ रहे हो। प्रशासनिक जो तरीका है, जैसे जज कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ठीक है। जज जो न्याय देता है वो अलग मामला है, ठीक है, वो जुडिशियल है और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत अलग होती है। 1997 में PIL का ओरिजिन कंट्री पूछा है कि PIL कहाँ से आई है, ओरिजिन कहाँ हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 2001 में पूछा है कि सैलरी एंड अलाउंस क्या होती है जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और कहाँ से मिलती है। उसके बाद 2003 में पूछा है कि जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है इनलार्ज करने का पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस समय 33 जज हैं और उसमें जो है अलग अलग उनका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको मतलब अगर हम बात करें तो उसमें व्हाट इज़ द कंपोजिशन, फॉर्म, टाइम, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट भी लग रहा है।
भैया ये सर्टिफिकेट जो है अभी हम जवाब इसके नहीं देंगे, पहले हमें लेक्चर कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है। अभी अगर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज़ मैं जवाब नहीं दूंगा, जब लेक्चर खत्म हो जाए तब पूछना, मैं वेट नहीं करूँगा लेक्चर खत्म होने के बाद। तो जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का बढ़ा कौन सकता है, जैसे डिबेट हमेशा रहती है कि सुप्रीम कोर्ट 2-3 कर दो, समझ रहे हो, पूरे देश भर में, तो हर कोई पहुंच सके। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, 2006 में पूछा गया है। 2008 और 2006 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, पीआईएल की ओरिजिन। सीजीआई जो है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 2008, 2006, 2005, 2003, 2001 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया सेम। टोटल हाई कोर्ट जो है इंडिया में कितने हैं, तो शायद इस समय 25 हैं क्या। जॉइंट हाई कोर्ट क्या होते हैं, जॉइंट हाई कोर्ट का मतलब जहाँ पे दो राज्यों की एक ही हाई कोर्ट होता है, ऐसा हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार मोर देन वन स्टेट। और 2010-2001 में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत देता है, तो आर्टिकल 143 के तहत देता है। 142 से जो है कंप्लीट जस्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट। 2012 की बात करें तो प्रोविजन क्या होते हैं, सेफगार्ड ऑटोनॉमी के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो है स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। 1996 में पूछा गया है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और यूटी के मामले में जो है क्या होता है। 2014 में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इंक्रीज कैसे होते हैं, तो ये दोस्तों पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, ठीक है। जैसे 2019 का लास्ट है जब 33 नंबर किया गया था। कस्टोडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होती है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। फिर 2019, 2007 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है जुडिशियल इंक्वायरी जजेस इंक्वायरी एक्ट, जो कि 1968 का है। फिर 1998 और 2008 की भी कुछ गाइडलाइंस हैं। इम्पीचमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड, जजेस इंक्वायरी बिल 2006 का। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। उसके बाद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ बना करके पार्लियामेंट को कैसे जो है कंस्टेंट करता है। 2019 में क्वेश्चन हाई कोर्ट और सेंट्रल लॉ से पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या इंक्लूड करती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जजमेंट के साथ साथ जो है वो इवॉल्व हुई है। 2020 और 2013 में पूछा गया लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है प्रोवाइड करती है लीगल फ्री सर्विस, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 2020 और 2013 में सेम क्वेश्चन था। फिर 2021 में पूछा गया है रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जो है कौन जो है अपना रिव्यू देख सकता है, ठीक है, ये चीज़ जो है पूछी गई है। फिर 2021 में पूछा गया है कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी और लॉकअप, जेल, इंटरोगेशन। 2022 में पूछा गया है एडवोकेट, कारपोरेट लॉयर, लीगल फर्म, बार काउंसिल। इनको मैंने बहुत डिटेल में बता के रखा है, जिनको नहीं पता है इंडियन पॉलिटी का हमारा सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बिल्कुल अच्छे से जो है मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ाया है। वहाँ पे मैंने एक एक बारीकी को आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जितने भी सिस्टम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सब A to Z मैंने लेक्चर ले रखा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बल्कि इंडियन पॉलिटी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, बहुत डीप में पढ़ाई है। जुडिशियल एडवोकेट हो गया, कारपोरेट लॉयर हो गया। 2022 और 1997 में एक ही क्वेश्चन पूछा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोर्ट की अवमानना करना। HN सान्याल कमेटी क्या थी, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वाला हमारे लेक्चर देखना। सुप्रीम कोर्ट पे दरअसल मैंने 4 घंटे के लेक्चर ले रखे हैं, एक साल पुराना है, कभी नया लेक्चर है। अब हम आ चुके हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है इसमें लोकपाल नहीं, इसमें जो है पंचायत वगैरह जो है आपकी आती हैं, ठीक है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में, पंचायती राज 3 टियर 1996 में। 1997-95 में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है एरिया के बारे में पूछा गया है कि 30% वुमेन को फाइनेंस कमीशन स्टेट के द्वारा इलेक्शन जो है 6 महीने में होने चाहिए। 98 में फिर पूछा है पंचायती राज से। 99 में पूछा है, 2000 में पूछा है, 2000 में, 2005 में ई चौपाल, 2005 में पार्ट 9A, 2009 में फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 2009 में पंचायत डिजॉल्व इलेक्शन कब होने चाहिए। 2011 में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, 2011 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 स्टेट इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन के बारे में। 2012 में पंचायत का जो है एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 जो कि ट्राइबल एरिया में बढ़ाया गया था। पेशा के बारे में पूछा है, ठीक है, वही पेशा, वही जो भी बोला। 2013 में फिर रिपीट हो गया। 2015 में फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था पंचायती राज सिस्टम का। फिर जो है 2016 में ग्राम न्यायालय एक्ट से पूछा है। फिर 2016 में पूछा है पंचायत मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। 2017 में पूछा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन
फिर 2024 में पूछा है पावर क्या होती है म्यूनसिपैलिटीज़ की। 2025 में पूछा है स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2025 में इसी साल। फिर जो है 2025 में पूछा था पंचायत और स्टेट के बीच में रिलेशन को लेकर करके, सब्जेक्ट को लेकर के क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हल्के मत लीजिएगा, लगभग हर साल यूपीएससी ग्रास रूट डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछता है। अब हम आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर के। यहाँ से यूपीएससी ने बहुत कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको क्या तैयार करनी चाहिए देखिए जरा। 1995 में लोकायुक्त, 1995 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये पूछा है कौन इसमें से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन प्रोसेस 1995, 1996 में पूछा है डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है इंक्लूड क्या करते हैं, मतलब कौन जज आते हैं उसमें। माइनॉरिटी कमीशन से 96 में, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर कौन होते हैं 99 में पूछा है। सन 2000 में पूछा है प्राइमरी फंक्शन फाइनेंस कमीशन का क्या है। सन 2000 में पूछा है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। 2001 में पूछा है कैग की ड्यूटी क्या होती है। 2001 में पूछा है आर्म फोर्सेस के बारे में, हेडक्वार्टर, एकेडमी, ठीक है। और 2001 में पूछा है नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरी। 2002 में पूछा है फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 2002 में पूछा है चीफ इलेक्शन कमीशन। 2003 में पूछा है सर्वे ऑफ इंडिया। जो बालक जो है बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से जानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो उनके लिए मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है यूट्यूब पे, जिसका नाम है यूपीएससी गाइडेंस। वहाँ पे जो है आप उसको देख लीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है, जिसको कोई दिक्कत हो। फिर 2002 में पूछा है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। 2003 में पूछा है सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। 2004 में पूछा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में, ठीक है, क्या वो मृत्यु दंड दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की एलिजिबिलिटी क्या होती है। 2004 में पूछा है फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन के बारे में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, जैसे अभी फाइनेंस कमीशन की हाल ही में रिपोर्ट एक आई है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन पे अक्सर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं कि कितना जो है स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा होना चाहिए, क्या जो है पैरामीटर उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, टैक्स के बंटवारे के लिए। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है फाइनेंस कमीशन को लेकर के। फाइनेंस कमीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन की हर रिपोर्ट को पढ़ा कीजिए। 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। अगर आपने हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला लेक्चर देखा होता जो शायद 5वां दिन छठा था, आज लेक्चर 9वां है, कल लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10 कल होगा जो इंटरनेशनल रिलेशन का होगा। और प्रीलिम्स 2026 के लिए जो मेरे 10 लेक्चर है ना, ये राम बाण साबित होंगे और आपको समझ आएगा कि मैंने सब चीज़ें बता के रखी हैं। 10 लेक्चर प्रीलिम्स 2026 के लिए मैंने लिए हैं, 9वां लेक्चर आज है, कल 10वां लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी, प्लेलिस्ट चेक कर लो, सब कुछ मिलेगा। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 का उसका चेयरमैन। फंक्शन क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन के। 2004 में पूछा है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार, फार्मास्यूटिकल, श्री चित्र तृणमूल, उस समय चलता होगा कुछ। 2005 में पूछा है BSNL ट्राई के बारे में, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस के बारे में। 2005 में पूछा है करेक्ट मैचिंग किसकी नहीं है, ठीक है, तो जैसे साउथर्न एयर कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और स्कूल के बारे में। 2006 में पूछा है प्रेसिडेंट कौन होता है CSIR का, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 2006 में पूछा है UGC के बारे में, NHRC के बारे में, EC यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, CBC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। 2008 में पूछा है चीफ इलेक्शन कमीशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नहीं, ICJ का मतलब क्या होगा, हाँ वही हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, CJI और AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमें पता है कि यूपीएससी का भी फॉर्म आया है, उसमें सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम शायद जो है बैकएंड से है यूपीएससी की, ठीक है, और वो जैसे सॉल्व होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे इसका भांति जो है पता है, मुझे ज्ञात है, और जैसे समस्या सॉल्व होगी मैं शॉर्ट बना करके आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। और जिनके पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं है वो सब लोग जो है सेव कर लें, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज करना याद रखना, मैसेज। चीफ इलेक्शन कमीशन देखो 2009 में पूछा है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, फिर देखो पूछ दिया स्टेट के बारे में, पूछ दिया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। चेयरमैन नेशनल वाटर रिसोर्स पॉलिसी का कौन होता है, 2009 में पूछा है कैट के बारे में। मैंने सब पढ़ा के रखा है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो जा करके, प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट अदर जो है हर टॉपिक की जो है आपको मिल जाएंगी। फिर कैट के बारे में पूछा है, ठीक है, कैट के बारे में पूछा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 2009 में। 2010 में पूछा है, 2009 2004 में पूछा है लोक अदालत डिस्प्यूट एरिया के बारे में।
2010 में पूछा फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन किसके सामने रखी जाती हैं। 2011 में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। 2012 में कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 2012 में 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। 2013 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 2013 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 2013 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल कमीशन। 2013 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 2017 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2019 में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है पूछा गया था, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में। फिर 2019 में पूछा गया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में, PNGRBI। फिर 2022 में पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। 2023 में पूछा गया था होम गार्ड के बारे में, ठीक है, होम गार्ड के बारे में 2023 में पूछा गया। 2024 में पूछा गया था आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी रैंक आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा रैंक। 2024 में पूछा गया था ड्यूटी क्या होती है CDS की, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। 2023 में पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। और 2025 में पूछा गया है लोकपाल के लेकर के। ये 2025 में जो है प्रीलिम्स में 2025 में पूछा गया था लोकपाल को, और ये फरवरी 2025 में आप विजन IAS की मंथली मैगजीन उठाइएगा, उसमें लोकपाल के बारे में है। अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, फेडरलिज्म से रिलेटेड। देखो फेडरलिज्म से रिलेटेड आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा है 2017 में इंडियन फेडरलिज्म से, ठीक है, उसका नेचर। अब हम आ चुके हैं यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी कि जो पार्ट 1 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उससे क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो उससे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 1999 में पूछा है कच्चा तिबुरु और 3 बीघा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं श्रीलंका जो है हमारा एक आइलैंड जो है हम लोग दे चुके हैं, कांग्रेस के ज़माने में दिया था और कांग्रेस कहती है हमने उनको दे दिया है, ठीक है, तो वो मामला अभी पेंडिंग है। सन 2000 में पूछा है गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप के बारे में, कब वो गए, उनकी डेट, कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, कब स्टेट बने, कब यूटी बने, कैसे कब्जा कर लिया गया, किन से जो है छिनाया। 2006 में पूछा गया है कि गुजरात जो है स्टेट कब बना, आंध्र प्रदेश, ट्रीटी ऑफ यान दबू क्या थी, स्टेट ऑफ बिलासपुर। 2004 में पूछा गया है जो है 4th जनरल इलेक्शन, हरियाणा जो है कहाँ से फॉर्म हुआ, मैसूर का नाम पहले क्या था, मेघालय और त्रिपुरा कब स्टेट बने। 2005 में पूछा गया आर्टिकल 71A से आई के बीच में, यानी कि आर्टिकल 371A और आई के बीच में जो है कौन कौन से स्टेट का जो है नाम जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में। फिर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनोलॉजी इवेंट की आपसे पूछी गई है कि बांग्लादेश कब फॉर्म हुआ, सिक्किम कब स्टेट बना, पोखरण टेस्ट फर्स्ट कब हुआ, SLV 3 कब लॉन्च हुआ। 2007 में पूछा गया है क्रोनोलॉजी जो है आपको बतानी थी फुल स्टेट बनने की, जैसे नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 2007 में पूछा गया है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, फिर ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन पूछ दिया गया। फिर ब्रदर प्लीज क्लियर जस्ट वन डाउट, शुड आई फर्स्ट रीड NCERT और टेक GS फाउंडेशन बैच NCERT अलॉन्ग विद इट। इन माई व्यू आपको जो है सबसे पहले किसी भी टीचर से सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तब बुक पे जंप करना चाहिए। ये जो है मार्केट जो आपको बताती है कि पहले बुक पढ़ो, ये सब बेवकूफ़ी मत पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले किसी टीचर से पढ़ो, उसके बाद जो है बुक पे आओ और जो है वो आप इसे को फॉलो करो। अच्छा, गधों की जो है कमी नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लियर प्रीलिम्स, मतलब मुझे जो है सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर करना चाहिए, तब जो है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है, ये जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और बस इसी को पता है और दुनिया को नहीं पता है। ये बस दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बस चला आएगा, मुँह फैलाए। अब जानता तनता कुछ नहीं है, बस कहीं से उड़ करके जो है आ चुका है, कमेंट करने लगा करके, बड़े अहंकार में, मूर्ख कहीं का। 2008 में पूछा है लार्जेस्ट एरिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख। 2008 में पूछा है कैपिटल आंध्र प्रदेश की जो है कब बनी, ठीक है, कुर्नूल 1953। 2012 में डिलिमिटेशन कमीशन, 2024 में डिलिमिटेशन कमीशन, 2024 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 और 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ। 2025 में पूछा है इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल को लेकर के। 2025 में पूछा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा के बारे में। फिर सिटीजनशिप को लेकर के जो है एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। 2021 में पूछा गया था 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल और रेजिडेंस अलग अलग होता है, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, अभी सिग्नेचर की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब जब फिक्स हो जाएगी मैं बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उनके क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्शन और एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आज तक।
तो 1995 में पॉलिटिकल पार्टी का पूछा गया है कि कितना परसेंटेज जो है किस पार्टी ने जो है इलेक्शन में गेन किया। परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, जैसे 2000 मोदी वाला इलेक्शन था तो उसमें पता होना चाहिए कि कितना जो है किस पार्टी को वोट मिला था। फिर नेशनल पार्टी कौन है 2025 में 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर 97 में पूछा गया था वुमेन का रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी में जो है मतलब क्या मतलब बिना अमेंडमेंट के जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछा गया था वुमेन का रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टी में। फिर पार्टी जो है यूनाइटेड फ्रंट की जो है हम बात करें तो उस समय जो है जैसे बीएसपी, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी से रिलेटेड पूछा गया। 1999 में पूछा गया है कि अमेंडमेंट इलेक्शन के लॉ में जो है आरपीए 1996 के तहत पूछा गया। 2001 में पॉलिटिकल पार्टी पूछा गया, रजिस्ट्रेशन उनका नेशनल लेवल, नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टी पता होनी चाहिए। 2020 में लास्ट क्वेश्चन था आरपीए एक्ट 1951 से था, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के जो है पूछा गया। एलिजिबिलिटी बोर्ड की क्या होती है, मेंबरशिप जो है स्टेट और यूनियन में क्या होती है आरपीए एक्ट के तहत। अब हम आ जाएँ कुछ एक्ट को लेकर के, कुछ अधिनियम है जिनसे यूपीएससी ने क्वेश्चन अक्सर पूछे हैं, तो उन अधिनियम को भी जरा जान लीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी जो है हमारे बारे में नहीं पूछेगी, ठीक है। ज्ञान लो, अपना काम बनाओ, चलते बनो, ज़्यादा जो है इंटरेस्ट ना रखा करो, ठीक है। बाकी मेंटलिटी क्या होती है उसके पीछे वो हम बड़ी भांति समझते हैं, और बाकी तुम्हें सच्चाई भी पूरी पता नहीं है, ठीक है। तो पहले चैनल को रिसर्च कर लिया करो, तब जो है कमेंट किया करो, या तो ज्ञान की बातें करो। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने वाली बातें करो। एक्ट से रिलेटेड यूपीएससी ने जो है कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1995 में यूपीएससी ने पूछा था लीगली जो है हिंदू मेल और इलीगल फॉर मुस्लिम मेल टू हैव मोर देन वन लिविंग वाइफ, यानी कि जो है आपको पता है कि मुस्लिम के लिए जो है इलीगल हो गया था और हिंदुओं के लिए लीगल हो गया था अगर आप मोर देन वन वाइफ रखते हो गोवा में, ठीक है, ये लॉ बन चुका है। 2002 में बताएं तो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 में जो है रिप्लेस किया गया था, किसको हटाकर रिप्लेस किया गया था। जैसे अभी आपने जो है देखा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो बिल आया है तो उसने जो है किस बिल को रिप्लेस किया है, तो 3-4 बिल को रिप्लेस किया है। पासपोर्ट बिल, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर एक्ट, कईयों को रिप्लेस किया है। तो आप पता रखा करो कि ये जब नया कानून बना था तो इसने किन कानूनों को रिप्लेस किया है, पता होना चाहिए। फिर 2007 में पूछा है जजेस इंक्वायरी बिल 2006, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2011 में पूछा है डिसेबिलिटी के बेनिफिट क्या होते हैं। 2017 में पूछा है प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 एक्ट। फिर 2017 में पूछा है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। 2018 में पूछा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फिर 2018 में पूछा है FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी जिसको जो है FSSAI एक्ट कहते हैं 2006 का, उससे पूछा है। फिर 2019 में पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। आधार मेटा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 2020 में। 2022 में पूछा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 से रिलेटेड। 2023 में पूछा है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर के एक्ट से रिलेटेड यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे अभी देख लो, इसी साल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो एक्ट वगैरह जो अधिनियम होते हैं उनको देखते रहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कमेटी और कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कमेटी जो है कमीशन से कई क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। जैसे कमेटी जो है आपको कौन कौन से पढ़नी चाहिए, सारी कमेटी एक साथ मैं आपको बता देता हूँ, और कमीशन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट था आपको सब पता चल चुका है, और क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तो कमेटी हमारा लास्ट टॉपिक है, कमीशन हमारा लास्ट टॉपिक है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन किन कमेटी और कमीशन से पूछे गए हैं। 1995 में पूछा गया था नरसिम्हम कमेटी के बारे में। 1995 में नरसिम्हम कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो है की गई थी, उसने क्या सजेस्ट किया था। फिर 1997 में पूछा है कमेटी एंड चेयर बाई, मतलब किसने कमेटी को चेयर किया। जैसे राजा चलिया कमेटी, ओमकार गोस्वामी कमेटी, RN मल्होत्रा कमेटी, C रंगाराजन कमेटी। 1997 में दिनेश गोस्वामी कमेटी। 2001 में आबिद हुसैन कमेटी, भगवती कमेटी, चलिया कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, क्या सजेशन थे इनके। 2001 में पूछा गया है नरसिम्हम कमेटी, चलिया कमेटी, भगवती कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी। 2002 में पूछा गया है कमीशन एंड मैटर ऑफ इंक्वायरी, मतलब उन्होंने किस मैटर पर इंक्वायरी की थी। वाधवा कमीशन, लिबरहान कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, जैन कमीशन। 2004 में पूछा गया है ऑल पूल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PDS,
डॉक्टर आर ए मासेलकर कमेटी। 2004 में पूछा गया है बिजल केलकर कमेटी जो डायरेक्ट टैक्स पे थी। 2005 में पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट कमीशन जो है जो फॉर्म हुई थी उसमें जो है कौन मेंबर नहीं था, तो बिरला नहीं थे। 2005 में बात करें तो लिबरहान कमीशन को पूछा गया है। 2005 में पूछा गया बैंकिंग मर्जर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। केलकर कमेटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे क्या उसके सजेशन थे। तारापुरे कमेटी 2007 में पूछी गई है, तारापुरे कमेटी 2007 में। 2008 में पूछा गया है पर्पज क्या है दीपक पारेख कमेटी का। 2008 में पूछा गया है कमीशन सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीरप्पा मोइली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीरप्पा मोइली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो है चेयरमैन थे। 2009 में पूछा गया है बी के चतुर्वेदी कमेटी किसके साथ जो है डील करती है। ठीक है, बी के चतुर्वेदी कमेटी जो है किसके साथ डील करती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर 2009 में पूछा गया है दीपक पारेख कमेटी का जो है पर्पज क्या था। फिर 2009 में लास्ट बार पूछा गया है दीपक पारेख कमेटी का जो है क्या सजेशन उन्होंने दिए थे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, मेजर क्या उठाने चाहिए। तो ये इंडियन पॉलिटी का जो आज हमारा लेक्चर था वो समाप्त हुआ पूरा। और ये जो लेक्चर है अच्छे तरीके से आपको अभी आ जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।